इतने वर्ष मैंने रंगमंच किया पर मुझे वो पहचान नहीं मिली थी। देखिए, अगर आपके पास किसी कला को लेकर जुनून है ना, तो वो कब पेशा बन जाएगा आपको पता ही नहीं रहेगा। सांझी संस्कृति है, उसका विकास अलग तरह से हुआ है। हमारे बॉलीवुड का जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो अद्भुत है। आज आपके अंदर की योग्यता जो है, वो सेकेंडरी हो गई है। आपके फैन फॉलोइंग कितनी है या आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता, सफलता का शॉर्टकट कुछ नहीं होता। अगर सिनेमा लाइन में आपको अपना कैरियर बनाना है, तो आप विधिवत उसकी शिक्षा लेके आइए। नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष शर्मा। आज हम आपको एक शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं। आप देखकर समझ तो गए होंगे, जो लोग काफी अच्छे से जानते हैं कला के क्षेत्र को, जो लोग पसंद करते हैं और कलाकारों को जो लोग पसंद करते हैं, वो पहचान गए होंगे कि हमारे साथ आज बैठे हैं रजनीश झांझी जी। बीएसपी में कर्मचारी के तौर पर इन्होंने शुरुआत की और कला का जुनून ऐसा था कि उस कला के आधार पर ही भिलाई इस्पात संयंत्र ने इन्हें नौकरी दी और उसी कला के माध्यम से आज ये एक शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर मैं इनका परिचय दूं तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी। जो भी है सुनते हैं रजनीश झांझी जी से, इनके जीवन की कहानी इन्हीं की जुबानी। झांझी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत आभार, धन्यवाद। जोहार आप मल्ला। और सबसे पहली तो मैं अपन जितने हमारे में आरुख संगवारी है, दर्शक मने सबला मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चूंकि ये चैनल जो है साथी संदेश लाइव जो है एक हिंदी चैनल है, तो मैं जब इंटरव्यू के बात हो रही से तो मैं पहली कह हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ी में इंटरव्यू दूँ, नहीं तो हमारे बहुत सारे संगी संगवारी छत्तीसगढ़ के हमारे दर्शक म्यारू दर्शक मन नाराज हो जाते कि काय तुम मतलब छत्तीसगढ़ी बोले में शर्म आते का इसे कह के। चैनल मन के भी अपन एक दायरा होते। ओमन चूंकि हिंदी चैनल चलाते था, ओमन के रिक्वेस्ट जैसे कि हमन हिंदी में इंटरव्यू करो, तो मैं आप सब ला पहली छत्तीसगढ़ी में ही बोल के ये आप लोग बताना चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू मैं हिंदी में करे बर जात हूँ। जहाँ लगी जरूर छत्तीसगढ़ी बोलूँ, पर आप मन नाराज जन हो। अब हम हिंदी में चालू करते हैं। तो अब आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं मुझसे। मैं ये चाह रहा था रजनी जी, जो हमारे दर्शक है जो देख रहे हैं, लगातार आपको प्यार दे रहे हैं, पूरी जनता प्यार दे रही है, एक छोटा सा अपने से आप अपना एक छोटा सा परिचय बताएं कि बीएसपी में कार्यरत होने के साथ साथ कला का क्षेत्र को आपने इतने अच्छे से निभाया, बढ़िया, उसके बारे में कुछ बताएं। तो बीएसपी में तो कार्यरत मैं बाद में हुआ। पहले तो मेरी शुरुआत बहुत बचपन में ही हो गई थी, 3.5-4 साल की उम्र में। चूंकि घर में ही रंगमंच का माहौल था, नाटकों की रिहर्सल होती थी घर में, तो जो भी बच्चे का कैरेक्टर होता था मुझे करने के लिए भेज देते थे, जाके डायलॉग बोल के आ। तो हम लोग 5 भाई बहन थे, तो बाकी सब तो अपने काम में रहते थे। मैं नाटकों की रिहर्सल बैठ के देखता रहता था, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों बचपन से बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो जो भी बच्चे का काम डायलॉग वायलॉग होता था, मेरे को जाके बोलते थे, जा बोल दे, तो मैं जाके बोल के आ जाता था। बस समझ लीजिए वहीं से मेरी शुरुआत हो गई और थिएटर अंदर आना चालू हो गया। और जब मैं 4 साल के आसपास की उम्र मेरी होगी, तो टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में है, वहाँ पे जो है मेरे पहले नाटक का अभिनय मैंने कर लिया था। और वो यात्रा जारी रही, स्कूल कॉलेज में थिएटर करते रहे, फिर आकाशवाणी किया, दूरदर्शन किया, फिर रंगमंडल भारत भवन भोपाल चला गया। वहाँ पे प्रोफेशनल थिएटर क्या होता है, एक्चुअल थिएटर क्या होता है, वहाँ पे समझा। और वहाँ से आने के बाद फिर अपना ग्रुप फॉर्म किया। ग्रुप फॉर्म करने के बाद बहुत सारे नाटक किए, डायरेक्ट किए, हजारों शो किए पूरे देश भर में, कई पुरस्कार जीते। और फिर इस दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र ने मुझे बतौर कलाकार नौकरी भी दे दी और यात्रा जारी रही। फिर सिनेमा शुरू हो गया, सिनेमा में आ गए। ये शॉर्टकट है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसमें एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये भिलाई की संस्कृति और बीएसपी की नौकरी, इन्होंने आपके इस कलाकार बनने का जो सफर है, इसमें कितना योगदान निभाया है? बहुत ज्यादा। अगर देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र का आधार हमारे पास नहीं होता, तो शायद हम उतना अच्छे से अपनी चॉइस का काम नहीं कर पाते। आज अगर हम सिनेमा में भी काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी चॉइस से काम कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बेसिक तो है ना। कहीं ऐसा नहीं कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमको भिलाई इस्पात संयंत्र ने बहुत समृद्ध बनाया और इस लायक बनाया कि हम अपनी पसंद का काम कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा बेस हमारे लिए तैयार हुआ। और उसी आधार पे हम आज तक जो अपना एक अलग लेवल में करियर डेवलप कर सके, वो हुआ है। मतलब आप ये हम कह सकते हैं कि भिलाई की जो संस्कृति है और जो नौकरी है, ये इनका एक बहुत अहम रोल है
आपकी जो कला की जो जीवन है, कला के जीवन को निखारने में? बहुत देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र ने शुरू से ही काफी योजनाएं बनाई, बहुत अच्छी अच्छी, जैसे बहुभाषी नाट्य स्पर्धा करते थे, अंतर्राष्ट्रीय जो है यहाँ पे आयोजन होते थे, और नाट्य महोत्सव भी शुरू हुए, वर्कशॉप जो ड्रामा वर्कशॉप्स होती थी वो आयोजित होती थी, स्पॉन्सरशिप्स मिलती थी टीम को, जो नाटकों में जो प्रदर्शन करके फर्स्ट सेकंड थर्ड आती थी उनको नेशनल लेवल पे स्पॉन्सरशिप मिलती थी। तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत बेस बना हुआ था। नेहरू कल्चर हाउस में जो है बहुत सारे कमरे यूं ही खाली पड़े हुए थे, तो भिलाई इस्पात संयंत्र ने उन कमरों को जो है कला संस्थाओं को आवंटित भी किया, ताकि उनके पास एक बेस बने, एक ऑफिस हो जहाँ पे वो अपनी रीडिंग करे, रिहर्सल कर सके, अपना सेट का सामान, क्योंकि एक पूरा प्रोडक्शन हाउस होता है। नाटक भी अपने आप में, जैसे सिनेमा एक पूरा प्रोडक्शन हाउस, नाटक भी अपने आप में, उसमें भी सेट होते हैं, लाइट होता है, कॉस्ट्यूम्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो इंसान जो नाटक करने वाला है उसको कहाँ रखेगा, उसकी कोई ऐसी नाटकों से आमदनी तो होती नहीं है, कोई यहाँ पे व्यावसायिक थिएटर तो होता नहीं है, शौकिया रंगमंच होता है। तो शौकिया रंगमंच करते हुए भी इंसान का जो है, चूंकि प्रोडक्शन हाउस होता है, इतना सामान इकट्ठा हो जाता है तो वो कहाँ रखेगा। तो मैनेजमेंट ने इस तरह से बहुत सहयोग किया है। इन दिनों जो है बहुत सारी वेलफेयर की चीजें काफी बंद हो गई, जिस वजह से कहीं ना कहीं रंगमंच भी थोड़ा सा हाशिए में चला गया। हमारे टाइम तो कम से कम हम लोगों ने गोल्डन टाइम देख लिया, और जब हम बहुत छोटे थे तो उस टाइम नेहरू कल्चर हाउस जो था वो रिवॉल्विंग स्टेज था, अपने आप में हम पूरे एशिया में अपने आप में दूसरा या तीसरा रिवॉल्विंग स्टेज था। और वो हमने देखा भी है, जब नाटक होते थे उस नाटक का हम भी हिस्सा होते थे, तो सेट चेंज होता था, स्टेज जो है बीच का रिवॉल्व करता था, तो घूमता था। अब तो फिर कुछ समय बाद वो बंद हो गया, पर वो नाटक तो चलता रहा, क्योंकि बीएसपी बहुत सारी माइक आपको, पीए सिस्टम फ्री देती थी, रंग आपको इतना बड़ा जो है थिएटर हॉल फ्री देती थी, और अनुदान भी देती थी, तो बहुत सारी सुविधाएं थी। पर धीरे धीरे चूंकि स्ट्रेटजीज चेंज हुई वेलफेयर को लेकर, तो बहुत सारी सुविधाएं बंद हुई, तो उस वजह से कहीं ना कहीं रंगमंच आज हाशिए में है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, पर यह है कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र ने शुरू से रंगमंच के लिए और दूसरे भी कला क्षेत्र जो है, जैसे संगीत है, सिरेमिक है, म्यूजिक है, बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग जो कला क्षेत्र है, पेंटिंग्स है, तो इन सब के लिए अलग अलग उन्होंने बहुत सारे आयोजन किए और बहुत प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से कला संस्कृति यहाँ की डेवलप हुई। और भिलाई अपने आप में वैसे भी मिनी इंडिया है, यहाँ कोई वर्ग विशेष के लोग नहीं है, सभी वर्ग विशेष के लोग यहाँ रहते हैं, तो एक अलग ही कल्चर यहाँ का है। हम लोग जैसे छत्तीसगढ़ में दुर्ग भी चले जाते हैं, 10 किलोमीटर दुर्ग है, तो वहां पे भी अधिकतर छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में ही बातचीत होती है। रायपुर जाते हैं तो अधिकतम छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में बात होती है। भिलाई चूंकि एक तरह से एक मिनी इंडिया की तरह है, तो यहाँ पे मतलब सारे मिली जुली संस्कृति होने की वजह से हम थोड़ी सी बंगला भी जानते हैं, हम थोड़ी सी पंजाबी जानते हैं, हम थोड़ी सी छत्तीसगढ़ी भी, मतलब हर भाषा में हमारी थोड़ी थोड़ी पकड़ हो जाती है। हम साउथ की भी थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ शब्द पकड़ लेते हैं, क्योंकि मिनी इंडिया है। तो यहाँ का कल्चर बहुत अलग है, और बेसिक यहाँ पे हिंदी ही चलता है, तो ये बेसिक फर्क है यहाँ का। तो भिलाई इस्पात संयंत्र ने जो अपना सहयोग दिया है वो बहुत जो है, मैं साधुवाद करता हूँ भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों का, जिन्होंने उस समय वेलफेयर को इतना खुले तरीके से, खुले दिल से स्वीकार किया और अनुदान दिया। अब जो स्थितियां बदली हैं और जो सारी चीजें बंद हुई हैं, मैं चाहता हूं कि संयंत्र फिर से वो सारी स्पर्धाएं और नाटकों को लेकर जो सारी चीजें होती थी, मंथली ड्रामा शो होते थे, तो ये सारी चीजें अगर फिर से शुरू होंगी तो रंगमंच जो है एक तरह से पुनर्जीवित हो जाएगा। मरता तो कभी नहीं है, रंगमंच कभी नहीं मरेगा। दोस्तों, रजनीश जी कह रहे हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र का बहुत बड़ा अहम रोल है इस कला को निखारने में। रजनीश जी, एक सवाल आपकी माता जी से जुड़ा हुआ है। आपकी माता जी एक प्रतिष्ठित साहित्यकार है, तो उनकी प्रतिष्ठा, उनका जो साहित्य है, उनकी जो जीवनी है, वो कितना आप पर असर डालती है और कितना असर डाली है? बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एक साहित्यकार हैं, और बचपन से ही घर में जो है साहित्यिक गोष्ठियां होती रही, साहित्यिक कार्यक्रम होते रहे मंचों में, तो वो सारे माहौल में ही हमारा पालन पोषण हुआ। हम जो आँख खोलने के बाद उसी माहौल में रहे, वैसी साहित्यकारों के बीच में रहे, वैसी बातें सुनते रहे, उसी का असर होगा कहीं न कहीं, जो वो एक थॉट लेवल जो है अलग तरह से डेवलप हुआ। जैसे एक आम बच्चा जिस तरह से पल के बड़ा होता है, हमारा डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुआ। हम साहित्यकारों, कलाकारों के बीच में, बड़े-बड़े साहित्यकारों, कलाकारों के बीच में, जैसे नीरज जी जैसे भी बड़े-बड़े साहित्यकार
जो है लक्ष्मण मस्तूरिया जी, मुकुंद कौशल जी, दानेश्वर शर्मा जी, बड़े-बड़े साहित्यकारों के बीच में उठना-बैठना, मतलब वो चूँकि घर में आते थे, गोष्ठियाँ होती थी, हम तो छोटे से उनकी बातें सुनते थे। वो कहीं न कहीं जो है मानस पटल में असर तो करती थी। और यही वजह होगी कि मैंने बहुत किताबें भी पढ़ी। मैंने 2000 से ज़्यादा तो नाटक पढ़े होंगे। मैंने कीरों को पूरा पढ़ा, मैंने नाट्य शास्त्र पूरा पढ़ डाला और भी बहुत सारी किताबें मैंने चाट दी। तो वो कहीं न कहीं उसी का असर होगा। मैं बहुत बड़ा पढ़ंतू हूँ। और मुझे लगता है कि पढ़ाई कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी पे वर्क तो करती है। आप देखिए जो भी करंट सब्जेक्ट होते हैं उसमें एक आम व्यक्ति जो होता है, जो किसी कारण से पढ़ लिख नहीं पाया है या शैक्षणिक जो योग्यता हासिल नहीं कर पाया है, उसका विचार उस करंट सब्जेक्ट में और बॉडी लैंग्वेज एक अलग तरह की होती है। और वही उसी सब्जेक्ट पे एक जो पढ़ा लिखा बंदा होता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके विचार जो है अलग तरह से होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे मैं भी कई बार बोलता हूँ कि भई अगर मेरे बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप जो एजुकेटेड है या मुझे जो जानने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे मेरे बारे में पूछेंगे तो वो हमारे बारे में अलग तरह से बताएँगे। वही आप जो है अगर कोई जो है पढ़ा लिखा बंदा नहीं है या नॉर्मल है, जैसे मान लो रिक्शा चलाने वाला है या कोई भी है, उससे मेरे बारे में पूछेंगे तो वो अलग तरीके से बताएगा। तो थॉट लेवल एकदम बदल जाता है। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ कि चूँकि बचपन से मम्मी साहित्य विधा से जुड़ी हुई थी। हो ना आप हलचल मचाइए, तन्हाइयों में खुशनुदा महफिल सजाइए। और ऑलराउंडर साहित्यकार हैं, गीत, गज़ल, कहानी, यात्रा वृत्तांत हर तरह का साहित्य उन्होंने लिखा है। अनुवाद भी किए बांग्ला की बहुत सारी, कई लोग डॉक्टरेट की उपाधि उनके साहित्य पे हासिल कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे सामने घटित होती रही, तो ये कहीं न कहीं मानस पटल में एक जो है बीज के रूप में रोपित हुई है। और कहीं न कहीं मेरे अंदर भी लिखने का है, मैं लिखता हुआ मैंने एक फ़िल्म बनाई थी, तो वो भी मैंने अपनी खुद ही लिखी मैंने फ़िल्म। और कविता, कहानियाँ मैं भी लिखता हूँ, पर बहुत ज़्यादा अभी फ़ोकस्ड नहीं हूँ कि मेरा फ़ोकस दूसरे साइड में है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मेरा फ़ोकस भी आज नहीं कल उसी विधा पे जाएगा। माताजी साहित्यकार हैं तो उन उनके साहित्य की कोई ऐसी रचना जो आपको बहुत पसंद हो और चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए 4 लाइन सिर्फ। वो मेरे लिए बहुत टफ है, क्योंकि उनकी जो जितनी 16-18 किताबें छपी हैं और उसमें से मेरे ख़्याल से मैंने 2-4 ही पढ़ी होंगी, पूरी किताबें भी नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि मेरी दुनिया अलग तरह से बसी हुई है। तो ऐसी कोई 4 लाइनें तो मुझे याद नहीं है, बाकी मैं दूसरे जैसे मैं भारत भवन रंगमंडल गया था इंटरव्यू के लिए, तो जीवन यादव वहाँ पे बोले कि गा के कुछ सुनाओ, तो मैंने जीवन यादव जी जो बहुत बड़े कवि हैं यहाँ पे, उनकी जो है कविता गाए, जबकि घर में माँ साहित्यकार, मैंने उनकी कविता गाई वहाँ पे। तो ये थोड़ा-सा अलग-अलग होता है। तो मुझे तो वैसे भी गाने याद ही नहीं होते। कई लोग फ़िल्मी गाने बड़े गाते हैं ना, तो मुझे तो 2 लाइनें याद हो जाए बड़ी बात है। और वही नाटक करता हूँ तो 3-3 घंटे के नाटक और बड़े-बड़े डायलॉग पूरे याद हो जाते हैं। ये बड़ा अजीब है मेरे साथ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत सुंदर कला आपके अंदर, जैसा आपने बताया कि बचपन से ही भरी हुई है और बचपन से ही ये माहौल मिला। आपको ऐसा कब लगा कि आपको अब ये छत्तीसगढ़, ये भारत देश एक कलाकार के रूप में पहचानने लगा है? हाँ, बड़ा मज़ेदार सवाल है। देखिए रंगमंच तो मैंने कई वर्षों तो मेरी रंगमंच की यात्रा काफ़ी लंबी रही, क्योंकि बहुत कम उम्र से काफ़ी एज तक मैं लगातार नॉन स्टॉप थिएटर कंटिन्यू किया मैंने। हालाँकि 2004 के बाद से लाइट एंड साउंड काफ़ी किए, नाटक नहीं किए मैंने, क्योंकि सिनेमा का काम मेरा बहुत बढ़ गया तो समय भी नहीं हो पाता। पर मुझे लगा कि इतने वर्ष मैंने रंगमंच किया पर मुझे वो पहचान नहीं मिली थी। मुझे कला साधना मिल गई थी। मैं मतलब उसको साध तो लिया था मैंने, आर्ट को साध लिया, पहचान नहीं मिली थी। जब मैंने पहली फ़िल्म की, जय बमलेश्वरी मैया संतोष जैन जी के निर्देशन में ईरा फ़िल्म से, उस फ़िल्म के बाद जिस तरह से लोगों ने मुझे छत्तीसगढ़ में रिसीव किया, वो फ़िल्म 50 दिन चली थी संयुक्त रूप में, बहुत ज़्यादा नहीं चली थी, 50 दिन फिर भी चली थी संयुक्त रूप से। उसके बाद झन बोलो माप-लाई, सतीश जैन जी की, जो सिल्वर जुबली हुई 28 हफ्ता पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़बरदस्त व्यवसाय किया उसने। उस फ़िल्म के बाद एकदम ही बदलाव हो गया। मतलब हम कहीं भी गाँव देहात में जाते थे तो लोग पहचान लेते थे। धीरे-धीरे मेरा दायरा और बढ़ा, मैं भोजपुरी फ़िल्में भी करने लगा।
तो एक बार कुछ ऐसी घटना घटी कि मैं अयोध्या में एक भोजपुरी फ़िल्म का शूट कर रहा था और मेरा पैकअप हुआ, तो पैकअप होने के बाद लखनऊ से मेरी फ्लाइट थी, तो अयोध्या से मुझे उन्होंने टैक्सी करके दी। तो उसमें मैं टैक्सी में ब पूरी रात भर सफ़र करके लखनऊ एयरपोर्ट सवेरे-सवेरे पहुँचा। तो एयरपोर्ट में घुसने के पहले मैंने वो ड्राइवर को बोला कि थोड़ा-सा यहीं टपरी, एक तो छोटी-सी टपरी थी वहीं पे एयरपोर्ट के घुसने के पहले। तो मैंने, "ये टपरी में थोड़ा रोक लो यार, चाय पी लेते हैं, रात भर गाड़ी में बैठे-बैठे बड़ा अजीब लग रहा है, नींद तो आई नहीं। आप भी झपक रहे हो, झपक-झपक के चला रहे हो, मैं देख लिया हूँ।" तो बोले, "ठीक है।" तो वहाँ पे हम लोग रुके, वहाँ चाय पीने के लिए। तो वो टपरी में एक छोटा-सा बच्चा, 8 साल का बच्चा होगा, वो 8-1 साल का, तो वो टपरी के बीच में बैठा था, उसके पिताजी खड़े होके चाय बनाते थे, केतली में डालते थे, उसको देते थे, वो बच्चा फिर कप में डाल-डाल के सबको सर्व करता था। मैंने बोला, "चाय दो एक करके।" तो उसने, बच्चे ने चाय डाली केतली से और ऐसे मेरे को देने लगा, तो मेरे चेहरे को देख के अचानक से ऐसा ध्यान से देखने लगा। देख के बोलता है कि, "अंकल, आप फ़िल्म में काम करते हैं ना?" तो ये जो क्षण था मेरे लिए बहुत अद्भुत था, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में भिलाई में रहता हूँ और यूपी में लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर चाय की एक छोटी-सी टपरी में एक 8 साल का बच्चा मुझे अगर रिकॉग्नाइज़ कर ले रहा है, मुझे पहचान ले रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे तो सबसे बड़ा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब कुछ वहीं मिल गया मुझे। तो वो आनंद अलग था। तो ऐसा हो जाता है। और आज तो अब तो बात ही बदल गई, अब तो जहाँ भी जाओ तो कोई ना कोई पहचान ही जाता है। मैं अमरनाथ गया, अभी मैं 4 धाम यात्रा गया था, तो अमरनाथ तो पहले गया था, 4 धाम यात्रा अभी जब गया, तो 4 धाम में केदारनाथ में वहाँ पे मैं ऐसे लाइन में खड़ा था, क्योंकि बड़ी लंबी लाइन लगती, भीड़ बहुत थी। तो अचानक वहाँ पे भी जो है कई लोगों ने मुझे पहचान लिया। मैं बोला, मैं कहाँ रह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में भिलाई में, और यहाँ केदारनाथ इतनी दूर में आया हूँ, यहाँ पे भी लोग पहचान ले रहे। तो ये जो चीज़ें हैं बड़ी आपको अंदर से आपको ऊर्जा देती है, प्रोत्साहित करती हैं। आपके अंदर वो ताकत पैदा करती है कि आपको लगता है, देखिए हम आम आदमी की तरह रह भी नहीं पाते ना, हमको सार्वजनिक स्तर में अपना व्यवहार, सारी चीज़ों को बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है कि सब पहचान जाते हैं। हम कहीं मार्केट में, जैसे हम अपना निजी जीवन जी रहे हैं, तो कहीं चलो मार्केट जाके आज जो है वेजिटेबल ले आते हैं या फ्रूट्स ले आते हैं। तो दुकान में जाते हैं, अब वो देखा कि अरे ये तो फ़िल्म एक्टर है। अब वो ₹100 की चीज़ है, उसको ₹140 बता देता है। अब हमको मालूम है कि ये ₹100 की है, हम उसको बोल नहीं पाते शर्म के मारे, क्योंकि वो तुरंत बोलते हैं, "क्या सर, इतने बड़े फ़िल्म एक्टर हैं, ₹140 की चीज़ को ₹100 बोल रहे हैं।" तो बड़ी अजीब-सी स्थिति हो जाती है। तो ये बड़ी खुशनसीबी भी है, और एक स्टारडम को मेंटेन करना एक बहुत टफ काम भी है, क्योंकि आपको उसी समाज के बीच में रहना है, वैसी लोगों के बीच में रहना रहना है, और हम रीजनल सिनेमा करते हैं, तो फाइनेंशियली हम ठीक-ठाक तो रहते हैं, पर वैसे नहीं रहते जैसे बॉलीवुड में लोग रहते हैं। पर जो इस तरह से हमारी जो पहचान हो जाती है, लोग पहचान लेते हैं, ये बड़ी खुशी देती है, ऊर्जा देती है। दोस्तों, कलाकार का जीवन आसान नहीं होता। हर पग पर कांटे होते हैं, हर समय अंगारों पर चलना पड़ता है और इस अंगारों पर चलकर उसमें तप कर ही एक इंसान कलाकार बनता है। आज के अगर दौर की बात करें तो जिसके अंदर भी जो कला होती है, कलाकार होता है, उस कला को जुनून से पेशे में बदलना कितना कठिन होता है, विशेष तौर पर जो युवा ग्रामीण है, जिनके पास वैसी चीजें नहीं है, उनके लिए कितना मुश्किल होगा। देखिए, अगर आपके पास किसी कला को लेकर जुनून है ना, तो वो कब पेशा बन जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। आपको ये उसके लिए बनना नहीं पड़ेगा। आपका काम पेशेवर होगा, तो जो है ऑटोमेटिकली आपको जो है पेशेवर बना देगा, और आपकी चीज़ों को उस तरह से पसंद किया जाने लगेगा। जहाँ तक ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, तो हाँ, मैं कई लोगों को कहता हूँ कि जैसे अब कई लोग मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं कि हमें भी सिनेमा में काम दो, कुछ अभिनय का अवसर दो। तो वहाँ पे मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप सबसे पहले रंगमंच से जुड़ें, क्योंकि रंगमंच बेसिक है, वो तपस्या है। सिनेमा तो एक फल है, समझ लीजिए, वो फल मिलेगा आपको। पर रंगमंच एक बेसिक तपस्या है, जहाँ पे आपको जो है आप सर्वगुण संपन्न बनते हैं। आपको ये समझ में आता है कि आप जो कला की अलग-अलग विधा है, चाहे वो लाइट डिजाइनिंग हो, मेकअप करना हो, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग हो, सेट डिजाइनिंग हो, आर्ट वर्क हो, या अभिनय हो, मतलब किस क्षेत्र में आप पारंगत है, आपको अपने आप ही समझ में आ जाता है। और उसके बाद आप आगे बढ़े, तो क्या होता है, शहरी क्षेत्र में तो बहुत सारी नाट्य संस्थाएं हैं, तो आदमी जो है कलाकार नाट्य संस्थाओं से जुड़ जाता है।
ग्रामीण परिवेश में जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो वहां पे क्या होता है कि मैंने उनको यही सलाह दी थी कि हर गांव में कोई ना कोई रामलीला मंडली जरूर होती है, आप रामलीला मंडली से जुड़ जाओ ना। उसमें भी तो वो सारी चीजें होती है, उसमें भी कॉस्ट्यूम होता है, उसमें भी मेकअप होता है, उसमें भी सेट डिजाइनिंग होती है। तो आप वहां से जुड़ जाओ, और आपके अंदर जुनून होगा तो नेचुरली वहां से करते करते आपको लगेगा कि अब मुझे यहाँ से एक कदम आगे बढ़ना है। तो आप हो सकता है वहां से फिर जब आपके अंदर करंट मारेगी वो चीजें, क्योंकि अगर आपके अंदर ईश्वर ने दिया होगा कहीं ना कहीं, देखिए आर्ट जो होता है ना, ये गॉड गिफ्टेड भी होता है। ये किसी को ठोक पीट के बनाया नहीं जा सकता कलाकार, ये तय बात है। जैसे साहित्यकार भी किसी को बैठा के रटा के बनाया नहीं जा सकता, वो साहित्य अंदर से निकलता है, वैसे ही कलाकार का भी है। उसके अंदर की कला जो है, जैसे आप स्पोर्ट्स में भी देख ले, अब एक प्लेयर जो है वो सचिन तेंदुलकर बन जाता है, एक प्लेयर वैभव सूर्यवंशी बन जाता है, और एक प्लेयर ऐसा भी होता है जो कई साल क्रिकेट खेलता रहता है पर उसका कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर वो नैसर्गिक गुण ईश्वर ने दिया ही नहीं। इसलिए तो वो सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया, वैभव सूर्यवंशी नहीं बन पाता है। तो यही चीजें कला क्षेत्र में भी होती है कि गॉड गिफ्टेड तो होती, किसी को ठोक पीट के कलाकार नहीं बनाया जा सकता। पर रंगमंच जो ऐसी जगह है जहां पे आप जो है एक छलनी में बैठे होते हैं, और वहां पे आपको समझ में आ जाता है कि अंदर आपके अंदर क्या काबिलियत है। आप अच्छे अभिनेता हैं, या सेट डिजाइनर हैं, या गायक अच्छे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर अच्छे हैं, मेकअप मैन बन सकते हैं। वो सारी चीजें वो इंसान को समझ में आ जाती है। फिर जब आपको समझ में आता है कि इस क्षेत्र में आप ज्यादा कंफर्ट है, इसमें आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, तो उस क्षेत्र पे फिर फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मुझे अभिनय में रुचि लगी, मैं साहित्य में क्यों नहीं गया, मैं अभिनय में चला गया। तो ये मुझे मुझे मेरे को लगा कि मैं इसको करके एंजॉय करूं। आपको अपने काम को अगर आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो आपका आधा काम वहीं खत्म है। आप अगर अपने काम को एंजॉय करके करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका रास्ता कोई नहीं रोकता, आप ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल बन जाएंगे। तो पेशेवर वैसे ही बन जाता है इंसान, उसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती है। बहुत 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 अच्छा जवाब, अच्छा लगा हमें। अब आते हैं अपने जिले पे, अपने शहर पे। दुर्ग और भिलाई की जो सांस्कृतिक पहचान है, इसको अगर राष्ट्रीय स्तर पर आंकने की बात करें तो आप कहाँ देखते हैं इसको, किस तरह से देखते हैं? देखिए उसके अच्छा सवाल है, इसके भी कई कैटेगरी है। तो संस्कृति बोलने से हम लोग, जैसे मैंने पिछले पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया था कि ये एक मिनी इंडिया है, और यहाँ हर भाषा भाषी लोग रहते हैं। तो यहाँ का कल्चर बड़ा विकसित है। यहाँ पे हम लोग जिस तरह से दुर्गा पूजा मनाते हैं, उसी तरह से छठ भी मनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे जो है गौरा गौरी त्योहार भी होता है, और उसी तरह से यहाँ पे जो है जगन्नाथ यात्रा भी निकलती है जगन्नाथ भगवान की। मतलब हर तरह का कल्चर हमको यहाँ पे देखने मिलता है। तो ये जो एक जो सांझी संस्कृति है, यहाँ की जो सांझी संस्कृति है, उसका विकास अलग तरह से हुआ है। इसलिए हम लोग का डेवलपमेंट भी, और अगर विश्व पटल में सोचूं तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है अपने आप में एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। तो कहीं भी हम जाते हैं तो बड़े प्राउड से बताते हैं, बड़ा हमको गर्व होता है कि ये बताते हुए कि हम भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े हुए लोग हैं। तो लोग भी बड़े अच्छे से, अच्छा उस इस्पात संयंत्र से जुड़े हैं तो बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा प्लांट है। तो ये सारी चीजें तो है। बाकी अगर कला साहित्य की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ से सितार वादन में जो है अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोग निकले हैं, गायन में अंतरराष्ट्रीय जो है गायक लोग निकले हैं, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ के पेंटर्स जो है जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई है, बड़े बड़े नाम है उनके, क्या नाम गिनाऊंगा मैं, उनके सामने कुछ भी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो और देखिए हमारे बीच में से अगर मैं रंगमंच की बात करूं तो सुब्रत दादा हमारे बीच में थे, जो मुंबई में शिफ्ट हुए। बाद में उनका बेटा अनुराग बसु आज कितना बड़े बड़े निर्देशक हैं मुंबई में, और पूरे विश्व में उनकी पहचान है। तो ये सब हमारी भिलाई की संस्कृति कहीं ना कहीं जो है अपना रेंज पकड़ी हुई है, वो अद्भुत है। और हमारे बीच के कलाकार लोग जो है विश्व स्तर में जा रहे हैं। तीजन भाई जी देखिए हमारे बीच के कितना दूर है, हम कल्चर डिपार्टमेंट में, मैं और तीजन भाई जी जो है अगल बगल हमारा टेबल था, हम अगल बगल बैठते थे। तीजन भाई जी ने जो है, मैंने एक बार एक शोध किया था रंग संगीत पंडवानी करके। पंडवानी का जो कपालिक शैली है और वेदमती शाखा, दो शैलियां हैं। तीजन भाई जी तो कपालिक शैली वाली थी। तो पंडवानी का जो गायन है वो मतलब टिपिकल वैसा गायन नहीं है, वाला गायन नहीं है, वो स्पीचिकल ज्यादा है। और रंगमंच का संगीत भी स्पीचिकल ज्यादा होता है, स्पीच उसमें ज्यादा होती है, गायन कम होता है, पर गायन रहता है, एक वो एक सहयोग के लिए रहता है। तो मैंने एक बार एक शोध किया था रंग संगीत पंडवानी करके,
और उसके लिए मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2 साल की फेलोशिप भी मिली थी। तो उसमें तीजन भाई जी ने मुझे बड़ा सहयोग किया था। तीजन भाई जी देखिए, पूरे विश्व का कौन-सा देश बचा होगा जहाँ पे उन्होंने अपने पंडवानी गायन का प्रदर्शन नहीं किया है। कितनी बड़ी उपलब्धि है। आज गनियारी में अपने छोटे से गाँव में वो रिटायर हो चुकी हैं और कहीं न कहीं उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता है, काफ़ी उम्र भी उनकी हो रही है, तो वहाँ पे हैं। पर विश्व पटल में उनकी पहचान आज भी है। आज भी उनके नाम का उपयोग करके कई लोग जो है अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में लगे हुए हैं, ये भी हम देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। हमारे भिलाई की संस्कृति बहुत समृद्ध है और इवन मैं छॉलीवुड की भी अगर बात करूँ, तो छॉलीवुड में भिलाई दुर्ग के कलाकार राज करते हैं। मतलब चाहे वो अभिनय में हो, चाहे फोटोग्राफी में हो, डीओपी बने, चाहे वो टेक्निकल लेवल में किसी और लेवल में हो, भिलाई दुर्ग के कलाकार मेकअप में हो, भिलाई दुर्ग के कलाकार राज करते हैं और योग्यता से राज करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई उनके साथ लक फैक्टर काम कर रहा है, वो योग्यता से काम करते हैं। और चूँकि यहाँ पे रंगमंच का भी इतना ज़्यादा जो है बैकग्राउंड रहा और बहुत सारी संगीत की क्लासेस चलती हैं, डांस क्लासेस चलती हैं। कई हमारे यहाँ पे भरतनाट्यम और कथक के जो टीचर्स हैं, जो अपनी क्लासेस चला रहे हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स वो लेके पूरे देश भर में भी जाते हैं, वो भी विश्व स्तर में अपना प्रदर्शन करते हैं। तो नृत्य, संगीत, नाट्य हर क्षेत्र में भिलाई की संस्कृति ने पूरे विश्व में अपना डंका बजाया है, चाहे लोक कला हो, हर क्षेत्र में भिलाई की संस्कृति ने अपना डंका बजाया, इसमें कोई शक नहीं। बहुत खूब। भिलाई का मान सम्मान वर्चस्व हमेशा से ऊंचा रहा है और ऊंचा रहेगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई। इस पर एक सवाल और मेरे जहन में अपने आप ही आया है। आप हॉलीवुड के एक जाने माने कलाकार है, हस्ती है, छत्तीसगढ़ से उपजे हुए एक सितारे हैं। हॉलीवुड की बात करें तो आप हॉलीवुड को आज कहाँ देखते हैं, किस नजर से देखते हैं? मुझे लगता है कि जो शुरुआती दौर हुआ था, सतीश जैन जी जो है छैया भुइयां जब 2000 में स्टार्ट किए, उस टाइम तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई स्टूडियो नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी और सारी यूनिट भी मुंबई से आई थी और उस वक़्त उन्होंने जो है बड़ा संघर्ष करके सिनेमा बनाया और जब रिलीज़ भी किया तो बड़ा संघर्ष किया। सारी चीज़ों के लिए मुंबई जाना पड़ता था। अब स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। आज हमारे पास हर शहर में स्टूडियोज़ हैं, एडिटर्स हैं। हमारे पास सेंसर की जगह मतलब सेंसर नहीं होता छत्तीसगढ़ में। फ़िल्म सेंसर जो होती है ना, बस वही छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा, बाकी सब काम छत्तीसगढ़ में होता है। हमारे पास इक्विपमेंट से लेकर हर चीज़ें हैं। तो छॉलीवुड ने विकास तो ज़बरदस्त किया है और जो है सिनेमा भी जो पहले जो बनता था, छैया भुइयां के बाद जो है, जो हर साल जो सिनेमा बनने की क्वांटिटी थी, वो बढ़ते-बढ़ते लास्ट ईयर 40 के आसपास और इस साल तो लगता है मुझे 60-65 फ़िल्में बनेंगी। स्वर्णिम दौर में चल रहा है हॉलीवुड और फ़िल्में व्यवसाय भी कर रही हैं। आज की तारीख में जो कुछ दूसरे रीजनल इंडस्ट्री हैं जो एकदम बहुत खराब स्थिति में पहुंच गई हैं और तकरीबन बंद होने की कगार में आ गई है, वो भी हॉलीवुड की और छत्तीसगढ़ी सिनेमा की ओर फेस करके देख रहे हैं कि बहुत सारे कलाकार हैं, टेक्नीशियंस हैं ना, बेरोजगार होते जा रहे हैं, काम नहीं है, तो वो कहाँ जाएं? तो वो आज की तारीख में हॉलीवुड की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ हमको कुछ काम मिल जाए क्या। मैं ही जैसे मैं छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी दोनों सिनेमा में काम करता हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री जो है बहुत स्वर्णिम दौर से इस वक्त काफी स्थिति उसकी गंभीर है। तो वहाँ के बहुत सारे कलाकार हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो हमसे बात कर रहे हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो हमसे लगातार चर्चा में हैं इन दिनों कि हम हॉलीवुड में आके किस तरीके से अपनी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। और बहुत जल्दी ऐसा होगा कि 3 से 4 जो है प्रोडक्शन हाउस जो है मेरी निगरानी में हॉलीवुड में आने वाले हैं और जो है छत्तीसगढ़ी फ़िल्में वो बनाने वाले हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है ना, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है? जब कुछ भी नहीं था तो छैया भुइयां आई, सतीश जैन जी ने, आज मैं उनको भीष्म पितामह क्या भगवान तुल्य उनको समझता हूँ। सतीश जैन जी ने, जिनकी वजह से आज छत्तीसगढ़ में कई कलाकारों के घर का चूल्हा जल रहा है, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, चाहे एक्टर्स हो, चाहे दूसरे लोग हों, कई लोगों के घर का चूल्हा जल रहा है, जिसका पूरा पूरा क्रेडिट मैं सतीश जैन जी को देना चाहता हूं। और आज सिनेमा का जो भी
सबसे बड़ा पुरस्कार अगर किसी को दिया जाना चाहिए तो सबसे पहले सतीश जैन जी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो पहले हकदार है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज जो इंडस्ट्री 25 साल का अपना सफर पूरा करके 26वें साल में घुस चुकी है, और जो है 26 वर्ष हो गए हमारे छॉलीवुड को, और अब तो जो है फिल्म विकास निगम भी बन चुका है हमारे लिए, जो है फिल्म सिटी भी बन रही है, 300 करोड़ की फिल्म सिटी बन रही है, जिसमें केंद्र सरकार भी पैसा दे रही है, राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो भी पैसा दे रही है, और फिल्म विकास निगम का भी गठन हो गया। बहुत जल्दी हमारे जो है सब्सिडी की प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी, जो है प्रोसेस में है सब कुछ। तो हमारे छॉलीवुड का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अद्भुत है, और हमारी इंडस्ट्री जो राइज कर रही है बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, और इसको कोई रोक नहीं सकता। और ये हमारी सफलता का राज है कि दूसरी रीजनल इंडस्ट्री आज हमारे इंडस्ट्री में आके काम करना चाहती है। उनको समझ में आ गया है कि छॉलीवुड इंडस्ट्री आज सोने का अंडा दे रही है। तो आप आइए, सिनेमा बनाइए, अब बिल्कुल मत घबराइए, फिल्म चल रही है, आपकी फिल्म चलने लायक बना लीजिए बस। अगर कुछ भी बनाएंगे तो कहीं भी नहीं चलेगी, आप बॉलीवुड की फिल्म बना लीजिए, फ्लॉप हो जाएगी। ये है। रजनीश जी, आपने अवार्ड की बात की कि अवार्ड मिलना चाहिए तो आदरणीय सतीश जैन जी को मिलना चाहिए, लेकिन मेरा कुछ और मानना है। आपने एक सेंसर की बात करी। हाँ। छत्तीसगढ़ में सेंसर नहीं है। हाँ। बावजूद इसके यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के प्रोड्यूसर, यहाँ के कलाकार, चाहे वो हीरो हो या हीरोइन हो, आज तक इतने संयम भरे दृश्यों के साथ फिल्में बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए सेंसर की जरूरत पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए पहले ये इस बात का जवाब आपको मैं दे रहा हूं। सेंसर बोलने से इसको ये मत समझिए कि मतलब हम जैसे वेब सीरीज में सेंसर नहीं होता वैसा वाला सेंसर नहीं बोल रहा हूँ। जो सेंसर सर्टिफिकेट फिल्म रिलीज करने के लिए लिया जाता है ना, तो मुंबई में हो रहा है, जो है मद्रास में हो रहा है, कटक में भी होने लगा, उड़ीसा में अभी। पर हमारे छत्तीसगढ़ में सेंसर का कोई ब्रांच नहीं है, वो वाले सेंसर की बात कर रहा हूँ, पहली बात। और दूसरी बात कि देखिए, मैं हर इंडस्ट्री का अपना एक दौर होता है, हमारे छॉलीवुड का भी एक दौर था। इंडस्ट्री ऐसा उठी छैया भुइया के बाद, एक दौर आया एकदम बैठ गई, फिर एक दौर आया, मतलब 3 बार अपर डाउन हुआ। पर हमारे यहाँ के निर्माता निर्देशकों को साधुवाद देता हूं मैं कि शुरुआती दौर में काफी नुकसान उठाने के बाद भी वो लगातार छॉलीवुड को जिंदा रखे, फिल्में बनाते रहे, कलाकारों को काम देते रहे। भले कितने ऐसे निर्माता हैं जो नए निर्माता आए फिल्म बनाने के लिए, जिन्होंने अपनी जमीनें बेच दी, उनके पास 5 एकड़ जमीन थी, 2 एकड़ जमीन बेच दी, सिनेमा बनाया, सिनेमा का कुछ नहीं हुआ, वो काफी नुकसान में रहे। पर छॉलीवुड की कमिटमेंट मानता हूं मैं कि वो कभी रुके नहीं, सिनेमा बनता रहा। देखिए आज 26वां साल पहुंच गया हमारा, और आज 26वें साल में हम लोग साल की 60-65 फिल्में बनाने के स्तर में आ गए, दूसरी इंडस्ट्री हमारा मुंह देख रही है। तो ये सारा कुछ इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं हम भी बहुत टफ दौर से गुजरे शुरुआती दौर में, क्योंकि मैं तो शुरुआत से जुड़ा हूं। तो हम लोगों ने तो एक एक ईंट जमाई है ना छॉलीवुड की, पर निर्माताओं ने तो पैसा लगाया, अपना घर फूका, उन्होंने 2 पैसा कमाया नहीं, सिर्फ नुकसान उठाया, पर सिनेमा बनाना नहीं छोड़ा। ये सिनेमा के प्रति उनका जो प्रेम था, अपनी भाषा के प्रति, जो छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति जो उनका प्रेम था, छत्तीसगढ़ के पर्यटन के प्रति जो उनका प्रेम था, सिर्फ मतलब लैंग्वेज के ही नाम पे हमको बहुत भला बुरा कई बार सोशल मीडिया में लिख दिया जाता है। पर आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा संस्कृति को जितना छत्तीसगढ़ी सिनेमा ने बढ़ाया है, कोई जो बैठ के घर में सोशल मीडिया खोल के यूट्यूब में कोई भी कमेंट मार देता है, वो उसने बढ़ाया क्या? जो सिनेमा बना रहा है उसी ने तो बढ़ाया, आपके पर्यटन को आगे बढ़ाया, क्योंकि आपके अलग अलग क्षेत्रों को सिनेमा में दिखाया तो आपका पर्यटन बढ़ा, आपके आपकी जो है भाषा संस्कृति को जो है गली गली तक पहुंचाया, गांव गांव तक पहुंचाया। तो उसने जितना छत्तीसगढ़ी संस्कृति के लिए काम किया, आप यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाते हैं, उस चैनल में कोई भी फिल्म के लिए कुछ भी कमेंट कर देते हैं। ये बहुत बुरा भी लगता है हम लोगों को कि आप मतलब आपका क्या योगदान है, व्यक्तिगत रूप से आपका क्या योगदान है? आप बैठ के जुगाली कर रहे हैं, घर में बैठे, कभी रात को जो है किसी और मूड में होते हैं, 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद तो आप जो है जो मन में आता है लिखना चालू कर देते हैं सोशल मीडिया में। तो थोड़ा सा आप लोगों के अंदर भी मैं मतलब बहुत विनम्रता से कहता हूं कि एक संयम होना चाहिए कि कुछ भी लिखने के पहले कि आप देखिए कि आप 1 मिनट बोल देते हैं, अरे ये फिल्म, तो कोई फिल्म की घोषणा होती है, खुद छत्तीसगढ़िया आदमी छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए बोल देता है, तो
फ्लॉप हो जाही, ये हो जाए, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। आप सोचिए एक आदमी 1 करोड़ रुपए अपने घर से लगा रहा है, या किसी ना किसी का पैसा तो लग रहा है ना, उसका नहीं लग रहा है तो उसके किसी निर्माता का पैसा लग रहा है। 1 रुपया भी बड़ा कीमती होता है। जमीन में 1 रुपया पड़ा हुआ मिल जाता है, धट से लपक के उठाता है आदमी, 1 रुपया पाया मैं। जो 1 करोड़ रुपए अपने घर से खर्चा करके सिनेमा लगा रहा है, वो कितना बड़ा साहस कर रहा है। वो जैसे ही उसने सोशल मीडिया में डिक्लेयर किया मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, 1 करोड़ की मेरा बजट है, तो कोई कमेंट कर देता है, ए फ्लॉप हो जाही, ऐसा हो जाए। तो इस तरह से आप लोगों को भी नहीं लिखना चाहिए कि वो किसके लिए बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ कल्चर के लिए तो बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ी संस्कृति के लिए तो बना रहे हैं, आप लोगों के लिए बना रहे हैं, आप लोगों के मनोरंजन के लिए बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी है। तो संयम तो हम लोगों ने बहुत रखा हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छा काम करने के बाद भी कई बार बहुत भला बुरा लिख दिया जाता है। ये सब नहीं लिखते ना, ये कुछ पर्टिकुलर कुछ तरह के विशेष तरह के लोग होते हैं जो इस तरह का नेगेटिव जो है नरेशन फैला के रखते हैं सोशल मीडिया में, यूट्यूब में या फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, जो है किसी भी छत्तीसगढ़ी फिल्म के बारे में उल्टा सीधा लिखना चालू कर देते हैं। अरे आप एक बार सोचिए कि बाहर की इंडस्ट्री, बाहर के जो दूसरे लोग हैं वो आपकी इंडस्ट्री का इतना सम्मान कर रहे हैं, आपका एक फालतू कमेंट वो भी बैठ के वहां पे पढ़ रहे हैं ना, तो वो आपके लिए, आपके छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में, आपकी छत्तीसगढ़ी सिनेमा के बारे में क्या सोचेंगे। तो इस बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। तो संयम तो बहुत है सर, बस ये है। क्या बात है, क्या बात है। लगातार ये बातचीत जारी है। हॉलीवुड, हमारा हॉलीवुड सबसे बेस्ट हॉलीवुड, लेकिन आने वाले 5 वर्षों की अगर बात करें तो आप अपने आप को और हमारे इस इंडस्ट्रीज को, छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रीज को, हॉलीवुड को किस मुकाम पर देखना चाहेंगे? देखिए मुझे तो लगता है कि जैसे दौर आते हैं ना, तो मतलब पीढ़ियां बदलती हैं। तो तीसरी पीढ़ी इन दिनों काम करना चालू कर चुकी है हॉलीवुड में, चाहे वो टेक्निकल लेवल में हो, चाहे एक्टिंग लेवल में हो। तो तीसरी पीढ़ी आ चुकी है। खुद मेरा बेटा भी लक्षित जो है वो अभी इन दिनों लगातार सिनेमा में काम कर रहा है। तो वो हॉलीवुड की तीसरी पीढ़ी काम कर ही रही है। बीच में एक एक पीढ़ी और आई थी हमारी पीढ़ी के बाद में, अब ये लक्षित की जो पीढ़ी आई है ये चल रही है। हॉलीवुड के विकास की जहां तक बात है, तो चूंकि अभी जो है फिल्म सिटी बनना तैयार हुई है, तो आने वाले 5 सालों में तो वो पूरे शवाब में होगी मुझे लगता है। और फिल्म विकास निगम का गठन हो गया, तो आने वाले 5 सालों में वो भी शबाब में होगा। और सब्सिडी भी मिलना चालू हो चुकी होगी, क्योंकि बॉलीवुड को भी सब्सिडी मिल रही है, हॉलीवुड को भी, दूसरी इंडस्ट्री को भी सब्सिडी देने के प्रावधान है। तो जिस तरह से बाहर की भी बॉलीवुड की बहुत सारी वेब सीरीज छत्तीसगढ़ में इन दिनों शूट हो रही है, क्योंकि सब्सिडी वाला मामला है। तो मेरा सोचना है कि ये मामला ऊपर ही जाता जाएगा। एक्चुअली हमारे हॉलीवुड में जो सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त, फिल्म सिटी तो ठीक है, स्वागत है, क्योंकि हमको कोर्ट में शूट करना होता है, जेल में शूट करना होता है, हॉस्पिटल में शूट करना होता है, तो काफी दिक्कत होती है। हॉस्पिटल भी एक बार मिल जाता है, पर जेल तो मिलेगा ही नहीं आपको। आपको जो है कोर्ट में शूट कर ही नहीं सकते, आपको सेटिंग ही बनानी पड़ेगी। तो ये सारी दिक्कतें, तो फिल्म सिटी वहां पे वहां तक ठीक है। पर चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ तो बहुत बड़ा है ना, अकेला अकेला बस्तर जो है वो केरल राज्य से बड़ा है। तो जब इतना बड़ा हमारा छत्तीसगढ़ है, तो दूर दराज में सिनेमा हॉल भी होना बहुत जरूरी है। हम लोग 70-72 सेंटर में सीमित है अभी तक। तो अगर जो है राज्य सरकार इस स्तर में अगर काम करती है कि फिल्म सिटी के साथ में फिल्म विकास निगम सब्सिडी और सीडी वाला मामला वो सब डेवलप करते करते, साथ में अगर जो है तहसील स्तर या जिला स्तर में अगर सिनेमा हॉल खोलने के लिए अगर वो या तो सब्सिडी प्रदान करे, या सिनेमा हॉल खोलने के लिए जो इंटरेस्टेड है उनको सस्ते में जमीन उपलब्ध कराए, और उसका जो सिनेमा हॉल निर्माण के लिए उनको सब्सिडी दे या अनुदान दे, जो भी। तो ये हमको टॉकी सिनेमा हॉल डेवलप करना बहुत जरूरी है। देखिए हम सिनेमा बनाते हैं गांव वालों के लिए, लगती शहर में है, और गांव वाला 80 किलोमीटर बस में बैठ के आता है, उसके बाद रायपुर पहुंचेगा या भिलाई पहुंचेगा, वो फिल्म देखेगा, उसके बाद फिर 80 किलोमीटर बस में बैठ के वापस जाएगा। अरे भाई, सिनेमा देखना तो उसके लिए एक टॉर्चर हो गया। वो आसानी से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की रेंज में सिनेमा हॉल अगर छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हो गया, तो हमारे इंडस्ट्री का मुकाबला कोई रीजनल इंडस्ट्री नहीं कर पाएगी। इतना ऊपर जाने वाला है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अभी स्वर्णिम दौर में चल रही है, और ये दौर आगे आगे बढ़ता ही जाएगा। हीरे जड़ जाएंगे, लोग तरसेंगे हॉलीवुड में काम करने के लिए, और जिन्होंने यहाँ पे एक एक ईंट जड़ाई है वो सारे लोग ऐतिहासिक पुरुष बनने वाले हैं और बन चुके हैं, और उस राह में ही है। और जिस दिन यहाँ
जो है शहर शहर जिला जिला स्तर में सिनेमा हॉल खुल गया। अभी 72, अगर 200 हो गए, 200 250 पहुंच गया तो कितने जिले, देखिए कितने कितने जिले हैं, कितनी तहसील है। अगर सब जगह एक एक दो दो लोगों को सब्सिडी दे दी जाए तो कितने 50 100, अगर सिनेमा हॉल भी खुल जाते तो 150 200 पहुंच गया तो हमारा व्यापार कहाँ पहुंचेगा? हमारा व्यापार सिनेमा का अच्छा पहुंचेगा तो सबको रिनोवेशन जो मिलता है, मानदेय जो मिलता है, उसमें भी वृद्धि होगी। आपके सिनेमा का बजट भी बढ़ेगा, क्योंकि बोलते हैं ना, जितना मलाई डालोगे, जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा, तो वही वाला हिसाब है। तो अगर आप जो है हमारा दायरा बढ़ाओगे व्यापार का, अगर राज्य सरकार को इसके लिए पहल, जो मैं फिल्म विकास निगम से, मोना सेन जी हमारे फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे एकदम विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि आप जो है हो सकता है आप ये योजना में भी होंगे, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, मुझे उस तरह की आज तक सूचना मिली नहीं, जबकि मैं भी 25-26 साल से सिनेमा कर रहा हूं, पर अभी तक फिल्म विकास निगम से अभी तक मेरे को किसी भी बैठक का उस तरीके से न्योता नहीं मिला है। अगर न्योता मिलेगा तो मैं जानूंगा कि वहां क्या बातचीत हो रही है। अगर ये बातचीत नहीं हो रही है तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है सिनेमा हॉल के विकास के लिए भी जो है छत्तीसगढ़ के हर जिला में, तहसील में, उसके लिए भी जो इच्छुक है सिनेमा हॉल खोलने के लिए, उनको सस्ते में जमीन उपलब्ध कराने की योजना पे काम करें। आप जो है उसका निर्माण के लिए अनुदान की व्यवस्था करवाएं। अगर ये सारी चीजें हो गई और 150 200 हॉल के, सिनेमा हॉल के आसपास 200 सेंटर अगर हमारे बन जाते हैं तो आप भी एक ऐतिहासिक अध्यक्षा हो जाएंगी फिल्म विकास निगम की, और हॉलीवुड सिनेमा की एक ऐतिहासिक महिला बन जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं। तो इस दिशा में भी आप जरूर काम करें, ये आपसे मेरा विनम्रता से अनुरोध है। क्या बात है। आने वाले 5 सालों में मतलब ये रजनीश जी का बिल्कुल विश्वास है कि अगर 2-4 बदलाव या 2-4 प्रयास कर दिए जाए तो हॉलीवुड इस फिल्म इंडस्ट्रीज में सबसे ऊपर की पोजीशन में नजर आने वाला है। रजनीश जी, यदि आपको अपनी कला के माध्यम से कुछ बदलाव करने का अवसर मिले, कौन सा क्षेत्र चुनेंगे आप बदलाव करने के लिए? मैं अगर समाज सुधारने में, अगर बदलाव करने में चला गया तो मैं सरकारी योजनाओं पे काम करना चालू कर दूंगा। ये एक मतलब बड़ी लाइटली मैंने इस बात को बोला है। क्या होता है कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है हम लोगों के साथ में कि आप इस फिल्म में काम किए हैं, इस फिल्म से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे जरूरी नहीं है कि संदेश दिया जाए। अगर मुझे संदेश ही देना है, देखो सिनेमा एक एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, बस उसको उसी तरीके से हर फिल्म में ये सोचना कि इस फिल्म से आप क्या संदेश देना चाहते हैं। अगर मुझे समाज में ही बदलाव करना है तो फिर मैं सामाजिक कार्यक्रम, साक्षरता पे फिल्म बनाऊंगा, सरकारी योजनाओं पे फिल्म बनाऊंगा। सरकार की बहुत सारी योजनाएं है ना अच्छी अच्छी, तो उस पे मैं सिनेमा को केंद्रित कर दूंगा, या डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा तो उस तरह का सोशल वर्क करूंगा, या फिर जो है राजनीति ज्वाइन कर लूंगा, समाज सेवा ही मुझे करनी है तो सामाजिक कार्यकर्ता बन जाऊंगा मैं। देखिए हर फील्ड को दूसरे फील्ड के साथ में जोड़ के देखना थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि ये बातें हम लोग को भी बड़ी क्योंकि सिनेमा एक अलग क्षेत्र है ना, पर वो सारी चीजें इधर भी प्रभावित करती। लोग बोलते हैं कि वही बात जो मैंने बोली कि अरे इस फिल्म से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, तो फिल्म में कुछ नहीं है, सिर्फ नाच गाना। अरे सिनेमा तो इंटरटेनमेंट है भाई। आप अपने घर में भी टीवी लगा के, एमटीवी लगा के देखते हो ना, गाना वाना सुनते हो ना, दिन भर अपने मोबाइल में एफएम लगा लेते हो ना, कार में बैठते हो एफएम लगाते हो ना, तो आप भी तो क्या कर रहे हो, एंटरटेनमेंट करने के लिए लगा रहे हो ना, कि उसको सामाजिक संदेश लेने के लिए लगा रहे हो। तो ये दोनों चीजों को थोड़ा सा अलग कर देना चाहिए। अगर मुझे सामाजिक कार्य ही करना है तो मैं समाज सेवी बन जाऊंगा और बिल्कुल काम करूंगा। और सिनेमा में काम करके देखो, हर हर कथा जो होती है ना, हर कथा कहीं ना कहीं कोई ना कोई संदेश तो देती है। संदेश आपको खोजना पड़ेगा। आप ये पूछेंगे कि इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आप संदेश खोजिए ना, आप क्या संदेश लेना चाहते हैं। अगर आपको खुद ही संदेश नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप खोज नहीं रहे हैं, आप रेडीमेड चाहते हैं कि मैं बताऊं, मैं इस फिल्म को इसलिए बनाया कि इसमें समाज में ये सुधार हो जाए। अरे मेरे को समाज में सुधार करने के लिए मेरे को सिनेमा बनाना है, तो मैं जो है दूसरे तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊंगा ना। मैं फिल्म क्यों बनाऊंगा? फिल्म एक इंटरटेनमेंट का माध्यम है, कहीं ना कहीं हर कथा संदेश देती है, तो हर फिल्म भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई संदेश देती है। वो संदेश को हमको समझना पड़ता है। वो एक पतली सी रेखा होती है बाल बराबर, उसको देखना होता है हमें। क्या बात है। बहुत बहुत ही अच्छे से आपने इस सवाल का जवाब दिया। और कला से बदलाव की जहां तक बात है, कलाकार को कलाकार ही रहना चाहिए, ऐसा आपके शब्दों से ऐसा लग रहा है मुझे।
रजनीश जी, अब जो सवाल मैं ले रहा हूँ ये काफी गंभीर मेरे हिसाब से है, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं इस सवाल का जवाब आपसे जानूं। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का दौर है। तो इस सोशल मीडिया के दौर में जो कलाकार हैं, उभरते हुए कलाकार हैं या पुराने कलाकार भी हैं, इनको अवसर ज्यादा मिले हैं या प्रतिस्पर्धा? नहीं, प्रतिस्पर्धा तो बात की बात है। अवसर की जहां तक बात है तो इन दिनों मैं अगर बॉलीवुड तक सीमित रहूं, बातें तो बहुत सारी हो जाएंगी। तो बॉलीवुड में इन दिनों यूट्यूबर्स को काफी जो है मौके दिए जा रहे हैं। मतलब हमारे बीच में कुछ अच्छे यूट्यूबर्स जिनके फैन फॉलोइंग, जो बोलते हैं सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग देखते हैं कि किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। आज आपके अंदर की योग्यता जो है वो सेकेंडरी हो गई है। आपके फैन फॉलोइंग कितनी है या आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो उसके हिसाब से जो है हीरोज कास्ट हो रहे हैं, हीरोइंस कास्ट हो रही हैं। तो जो सही मायने में फोकस करके, अभिनय को ही फोकस करके जिन्होंने अपना विकास किया है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन वो बैकफुट में हो जाते हैं। जब क्योंकि जरूरी नहीं होता कि वो बहुत अच्छा कलाकार है तो उसके बहुत सारे फॉलोअर्स रहे। फॉलोअर्स होना या आपके सब्सक्राइबर्स ज्यादा होना, ये कहीं ना कहीं कहीं से भी आपकी योग्यता का मापदंड नहीं हो सकता। क्योंकि आपको अपनी योग्यता को साबित करना है तो आपके अंदर एक मूल बेसिक टैलेंट होना चाहिए, तभी आप अच्छा काम कर पाएंगे। और अगर आपके पास, हो सकता है आप टैलेंटेड भी हो, आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आपके आपके कंटेंट बड़े क्रिएटिव होते होंगे इसलिए फॉलोअर्स बढ़ गए होंगे। जरूरी थोड़ी ना आपके पास फॉलोअर अच्छे हैं तो आप अच्छे ही कलाकार होंगे। कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार जो है कोई कुछ नहीं रहते हैं, बड़े फॉलोअर्स होते हैं, जब वो कैमरे के सामने आते हैं तो उनका पसीना छूट जाता है। ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा, बड़े बड़े फॉलोअर्स वालों को, बड़े बड़े सब्सक्राइबर वालों को। तो सोशल मीडिया का जमाना ये है, पर इस तरीके से प्रभावित कर रहा है फील्ड को। पर मुझे लगता है कि मेकर्स को भी इस तरफ सोचना चाहिए कि किसी के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है या किसी के सब्सक्राइबर ज्यादा है तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा कलाकार हो। हाँ, आपकी आपके फिल्म को पंच मिल सकता है कि अरे इसके तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ये हमारी फिल्म में है, तो उसके 1 मिलियन में से आधा मिलियन तो फिल्म देखने आएंगे। ये एक व्यावसायिक दृष्टिकोण हो सकता है, उसको मैं डिनाई नहीं करता। पर मैं ये बोलता हूँ कि ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो इतना टैलेंटेड हो कि आपकी फिल्म में आप अपने करेक्टर को जिस लेवल में लेके जाना चाहते हो वो ज्यादा सब्सक्राइबर वाला, ज्यादा फॉलोअर वाला आपके करेक्टर को उस लेवल में लेके जाएगा। ये कहीं से भी जरूरी नहीं है। हमने बोला ना कि हमने अच्छे अच्छे ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइबर वालों को, ज्यादा ज्यादा फॉलोअर्स वालों को पसीने छोड़ते हुए देखा कैमरे के सामने। हम एक टेक में निकालते हैं उनको 25 टेक लग जाते हैं। ऐसा भी होता है, ये घमंड नहीं है, ये सत्य है। मतलब इसमें एक चीज जो आपके कहने से एक चीज जो सामने आ रही है कि इसको सफलता का मापदंड नहीं बना मापदंड नहीं बना सकते, नहीं लेकिन ये एक सीढ़ी बन सकती है। देखिए क्या है, अगर आप टैलेंटेड हैं, आपको अपने टैलेंट को दिखाने का कोई अवसर नहीं है। देखिए अभी गांव देहात वाली अभी बात हुई थी कि ग्रामीण परिवेश का आदमी कैसे बढ़े। ग्रामीण पर गांव में भी बैठा बंदा है, उसके हाथ में मोबाइल है। अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, आपके रामलीला मंडली भी नहीं है आपके गांव में, तो भी चूंकि आपके हाथ में मोबाइल है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप अपने वीडियोस बना के ये सब करके सोशल मीडिया में लोड करेंगे। और जो यहाँ के बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं उनको आप टैग करते हैं, तो हो सकता है वो 2 बार 4 बार ना देखें, एक दिन तो अचानक भयानक उनकी नजर जाएगी। क्योंकि हर आदमी दिन में अगर 18 घंटे जागता है वो, तो 18 घंटे में 6 से 7 घंटा उसका सोशल मीडिया में जाता ही जाता है। हर इंसान की ये हालत होती है, सवेरे सो के उठेगा, उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाएगा, किसका मैसेज आया, कोई मेरे को कोई कहीं से कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कांटेक्ट तो नहीं किया, या कुछ और बात तो नहीं, किसी ने कोई इंपॉर्टेंट बात तो नहीं आई है। उठाते ही देखेगा, उसका फ्रेश होगा, फिर आएगा अभी क्या घंटी बजी थी देखो, कोई मैसेज तो नहीं आया। तो सोशल मीडिया में 6 घंटा 7 घंटा जो है हर व्यक्ति गुजार रहा है। वैसे ही जो है फील्ड में काम करने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी गुजार रहे हैं। क्योंकि कई बार जो होता है बहुत सारी चीजें वो मोबाइल के माध्यम से तो सब होती है ना। कहीं उनका गाना रिकॉर्ड हो रहा है, वो गाने का सैंपल आया, गाना उठा के देख रहे हैं, गाना उठा के देखे, अरे ये मेरे को कौन टैग किया,
हो सकता है वो अचानक से खोल दे, देखे अरे बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो ऐसे अचानक से आप उस माध्यम से आगे भी बढ़ सकते हैं। तो सोशल मीडिया यहाँ पे उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो अच्छा है। कई लोग बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान भी करता है। पर उसको अगर पॉजिटिव वे में लेते हैं तो वो आपके करियर को आपको सही दिशा में ले जा भी सकता है। ये सोशल मीडिया की मिली जुली राय है और प्रभाव भी इसके मिले जुले देखने को मिलते हैं। कहीं सोशल मीडिया ने बहुत अच्छे काम किए हैं, किसी को सफलता दिलाई है, तो कहीं इसी सोशल मीडिया ने इंसानों को गर्त में भी ढकेला है। रजनी जी, साक्षात्कार का एक दस्तूर जो आखिरी प्रश्न के तौर पे मैं ले रहा हूँ, आज के जो युवा जो है, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या इस फील्ड में आने का प्रयास कर रहे हैं लगातार, आप एक वरिष्ठ कलाकार हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको, किस तरह से वो आगे काम करें? मैं हमेशा से बोलता हूँ, मैंने पिछले भी कई अपने साक्षात्कार में बोला है कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता, सफलता का शॉर्टकट कुछ नहीं होता। अगर सिनेमा लाइन में आपको अपना कैरियर बनाना है तो आप विधिवत उसकी शिक्षा लेके आइए। अगर आप विधिवत शिक्षा नहीं लेते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा कि आप कोई अपने शहर की नाट्य संस्था को ज्वाइन करिए, कुछ तो करके आइए। अगर आपके शहर में नाट्य संस्था नहीं है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है, मंडली जो है, राम जी की रामलीला की मंडली है तो उसको ज्वाइन करिए। मतलब कुछ करके आइए। आप अगर आप फेसबुक में या इंस्टाग्राम में मेरे फॉलोअर हो जाते हैं या फेसबुक में मेरे फ्रेंड बन जाते हैं तो मैं आपके लिए सीढ़ी नहीं हो गया। आप मुझे सीढ़ी मत समझिए। देखिए, हम भी अगर यहाँ तक पहुंचे तो हमने बहुत मेहनत की है। लोगों को हमारी सफलता दिखती है, हमारे पाँव के छाले नहीं दिखते हैं कि हमने कितनी साल अपनी नाक रगड़ी, कितने साल काम किया है, मंच पे झाड़ू भी मारा है, सेट भी उठाया है, एक टेढ़ा वाला खीला भी नहीं फेंका, उसको भी सीधा कर करके सेट में ठोकते रहे, सेवा की, रंगमंच में मेहनत की, आकाशवाणी में काम किया, दूरदर्शन में काम किया। सिनेमा तो 2000 में आया, उसके पहले हम दूरदर्शन में कितना काम कर चुके थे, आकाशवाणी में कितने नाटक कर चुके थे, उसके पहले रंगमंच में कितना काम कर चुके थे। तो रगड़ के मेहनत करने के बाद उसके बाद सिनेमा में पहुंचे, तो इतना आसानी से नहीं। इवन खुद मैंने अपने बेटे लक्षित को अगर सिनेमा में लाया, उसने बोला मैं सिनेमा में आना चाहता हूं, तो उसको मैंने साउथ सुपरस्टार नागार्जुन जी के जो है अन्नपूर्णा इंटरनेशनल फिल्म एंड मीडिया स्कूल में जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा। वहां से बकायदा उसको ट्रेनिंग करवा के लाया, तब उसको सिनेमा में उतारा। पर ठीक है, वो बहुत महंगी ट्रेनिंग है, काफी पैसा लगता है वहां पे, पर जरूरी नहीं कि हर कोई उतना पैसा खर्चा कर पाए। तो उसके लिए सीधा सा मैंने साधन बताया कि आप देखिए, शॉर्टकट नहीं होता। आप मुझे सीढ़ी या अपने जिस फील्ड में काम करने वाले दूसरे लोगों को अगर आपके मित्र बन जाते हैं कोई स्टार्स, तो आप उनको सीढ़ी मत समझिए, क्योंकि शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। रास्ता सिर्फ एक ही है। आपके अंदर टैलेंट होगा तो आपकी पूजा की जाएगी। आप ऑडिशंस दीजिए ना, आप मेहनत करिए, नाटक ग्रुप ज्वाइन करिए, रामलीला मंडली ज्वाइन करिए, कोई आपका नजदीकी व्यक्ति है, कोई गुरुजन है, उससे सीखने का प्रयास करिए। देखिए, ऑब्जर्वेशन, एक्टर का अगर एक्टिंग की बात करूंगा तो एक्टर के अंदर में ऑब्जर्वेशन पावर जो होती है ना, जो जितना ऑब्जर्वेशन जिसकी तगड़ी होगी वो उतना अच्छा एक्टर बनता है। और जो जितना स्वच्छंद होता है, जिसको जो जिसको अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का तरीका मालूम होता है ना, वो एक अच्छा एक्टर होता है। तो वो सारी चीजें स्टडी करिए, पढ़िए, नाटक, कहानियां, अखबार को बोल बोल के पढ़िए, आईने के सामने खड़े होकर एक्ट करिए। आपके पास कोई साधन नहीं, अपने घर के आईने के सामने खड़े होकर अखबार को बोल बोल के पढ़िए। अखबार में जो भी सूचनाएं, जो भी समाचार छपा है, उस समाचार को उस भावना के साथ में बोल बोल के पढ़िए। आपकी एक्टिंग स्किल डेवलप हो जाएगी। तो मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलेगा, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। और आपके स्टार्स अगर सोशल मीडिया में आप उनके फॉलोअर हैं, उनके मित्र हैं अगर फेसबुक में, तो उन्हें सीढ़ी मत समझिए। ये एक बहुत ही गलत तरीका होता है, क्योंकि हम भी मेहनत करके आए और जो मेहनत करके और भी लोग आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप उनका हक मारते हैं। अगर आप शॉर्टकट मारना चाहेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं वो मेहनत करने वाले लोगों का हक मारते हैं। तो हमने भी देखा है कि हमने जो इतनी मेहनत की और कई लोगों ने कुछ नहीं किया, सीधा निकल के आए सिनेमा में, अपना सेटिंग वेटिंग करके आ गए। तो बड़ा हमें बुरा लगता था कि हमने इतनी मेहनत की लाइफ में यार, और हम अब जाके पहुंचे और इन्होंने ऐसा शॉर्टकट मारा और पहुंच गए, और कुछ कर भी नहीं पाए क्योंकि शॉर्टकट मारा था, टैलेंट तो था नहीं, खत्म हो गए, विलुप्त हो गए। तो मैं यही बोलता हूं, अगर आपको सिनेमा में आना है तो अच्छे से तैयारी करके आइए, बिना तैयारी के कुछ नहीं होने वाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हॉलीवुड को लेकर के और इस कला के क्षेत्र को लेकर के आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। शुरू आपने किया था, खत्म मैं करता हूँ। संगवारी हो,
छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत ही सुघर है और एला बोले से हमर मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होते। ता आज के ये कार्यक्रम ला हमन यही खत्म करथन। हमर भाई हमर कलाकार जो रजनीश भैया है काफी अच्छा जानकारी दे है और हमन सोचत हन कि ये कार्यक्रम आप ला भी बहुत पसंद रही और अगर पसंद आते तो इला जरूर लाइक करहो, हमर चैनल ला सब्सक्राइब करहो और ये जो प्रोग्राम है ये और भाई बहनी मन तक जाए तेकर सेती एला शेयर जरूर करहो। तो जय जोहार, संगवारी हो, बहुत बहुत धन्यवाद।